यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए बच्चों, अमेंडमेंट पार्ट 3। सर आई होप यहाँ तक के अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आए एंड आपने आपके एंड पे भी रिवीजन कर लिया। आइए बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सरकार अपील्स वाले चैप्टर के अंदर सर जीएसटी 80, सर जीएसटी 80 का एक काम और ऐड कर दिया है। जीएसटी 80 को भी अब एंटी प्रोविडेंट अथॉरिटी बना दिया है, वो भी प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 को बेटा। ओके, ये अमेंडमेंट है, कोई खास बात नहीं बच्चों। तो सर अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील करनी है या रिविजरी अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है तो कहा जाएंगे जीएसटी 80 प्लस। अगर सर ध्यान देना, प्लस एक और काम ऐड कर दिया है जीएसटी 80 के लिए कि अगर कभी भी किसी गुड्स या सर्विसेज का प्राइस चेंज हुआ, का रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ या आईटीसी में कुछ सर अलाउ नहीं होता था, आईटीसी अलाउ किया है, तो अभी उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी को अथॉरिटी बना दिया। किसको? जीएसटी 80 के प्रिंसिपल बेंच को। पढ़ना सर, जीएसटी 80 को ओपन किया गया है किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूट किया गया फॉर कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन और एडजुडिकेटिंग द केसेस रेफर टू इन सेक्शन नंबर 171 सबसेक्शन 2 दैट इज एंटी प्रोविडेंट केसेस। तो सर ध्यान देना बेटा, अपील वाली बात नहीं कर रहा मैं आपसे, एडजुडिकेशन की बात कर रहा हूं। क्लियर सर? एंटी प्रोविडेंट का काम करने के लिए अपॉइंट कर दिया जीएसटी 80 को। अपील वाली बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल एग्जामिनेशन, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नॉर्मल एडजुडिकेशन के लिए जीएसटी 80 की प्रिंसिपल बेंच। अब प्रिंसिपल बेंच का लिखा ये रहा बेटा। जैसे आपने पढ़ा होगा अगर किसी केस में एक भी मैटर रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई है तो केस विल लाई ओनली एंड ओनली टू प्रिंसिपल बेंच। सेम वे फर्दर द मैटर्स रेफर टू इन सेक्शन 171 सबसेक्शन 2 शेल बी एग्जामिन्ड और एडजुडिकेटेड ओनली एंड ओनली बाय द प्रिंसिपल बेंच। क्लियर? केवल प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 ही मैटर्स को एडजुडिकेट करेगी रिलेटिंग टू एंटी प्रोविडेंट मेजर्स। एंड फर्दर गवर्नमेंट चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे में नोटिफाई अदर केसेस और क्लास ऑफ केसेस which shall be heard only by the principal bench, जो अब तक नोटिफाई नहीं किए। क्लियर? तो सर गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि कुछ केसेस को या क्लास ऑफ केसेस को भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है, जो प्रिंसिपल बेंच ही हर्ड करेगा बेटा। क्लियर? कोई खास बात नहीं है। मेन बात यह है कि एंटी प्रोविडेंट अथॉरिटी जो पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया था, अभी प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 हो गया है। ठीक है, आगे ये एंटी प्रोविडेंट वाला टॉपिक आएगा, वहां पे भी रिपीट हो जाएगा बेटा पॉइंट। आओ बच्चों, अब जीएसटी 80 को अपील फाइल करने के रूल्स प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। जैसे सर आपने अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करने के रूल्स देखे होंगे, वैसे ही है, उसको मॉडिफाई किया है, अच्छे से ड्राफ्ट किया है। देखना, सबसे पहली बात, अगर आपको अपील करनी है, एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल इज टू बी फाइल्ड अलोंग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड इमीडिएटली। अब ध्यान देना बच्चों, आपने और हमने पढ़ा हुआ है क्या, जब आपने अपील फाइल करी है, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, और अगर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करी अगर वो कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है ऑर्डर, तो जब आपने अपील फाइल करी थी आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला है, तभी आपको फाइनल अपील नंबर मिल जाएगा और उस दिन मान लेंगे कि आपने अपील फाइल कर दी है। पर अगर कॉमन पोर्टल पे वो ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं है, तो सर अगर आपने कॉमन पोर्टल पे उसको 7 दिन में या तो अपलोड कर दो, 7 दिन में अपलोड कर दिया तो जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था उस दिन मानेंगे कि आपने अपील फाइल कर दी थी और आपको फाइनल अपील नंबर मिल जाएगा। पर अगर आपने 7 दिन के अंदर वो कॉपी ऑनलाइन अपलोड नहीं करी तो इसको आपको डिपार्टमेंट को जीएसटी 80 को भेजना पड़ेगा हार्ड कॉपी। एंड सर वो 7 दिन के बाद अगर आपने भेजी है तो जिस दिन आपने वो सर ऑर्डर का कॉपी भेजा है उस दिन मानते कि आपने अपील फाइल करी है। जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला उसे मतलब नहीं है, तो दिस डेट इज रिलेवेंट फॉर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील, क्योंकि टाइम लिमिट टू फाइल द अपील जो है उसके अंदर अगर आपने अपील फाइल कर दी होगी तब जाके मानते अपील फाइल हुआ, नहीं तो टाइम बार हो जाता है। उसके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, कोई खास बात नहीं है, पर एक डेट कर लीजिए सर। फर्दर एन अपील टू द अपील ट्रिब्यूनल, पहले हमने पढ़ा क्या, आप अपील फाइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली और आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। पर अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रार चाहे तो आपको मैनुअली भी अपील फाइल करने के लिए अलाउ कर सकता है। पढ़ना, फर्दर एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी फाइल्ड मैनुअली ऑल्सो ओनली इफ द रजिस्ट्रार अलाउज द सेम बाय इशूइंग अ स्पेशल और जनरल ऑर्डर टू दैट इफेक्ट, एंड इन सच केस अ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड टू द अपीलेंट इमीडिएटली। जब आप मैनुअली अपील फाइल करेंगे तब। रजिस्ट्रार का मतलब क्या है बेटा, registrar shall mean a registrar appointed by the government for this purpose and shall include joint registrar, deputy registrar and assistant registrar. Okay, कोई खास बात नहीं है। Now MOCO, memorandum of cross objection, जो रेस्पोंडेंट फाइल करता है टू दी अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, पर अगर रजिस्ट्रार अलाउ करता है तो ऐसे केस में मैनुअली भी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। अब
वेयर द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल। तो सर आपने अपील फाइल करी, आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला था, पर अगर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करी वो अगर कॉमन पोर्टल पे है तो अ फाइनल एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग अपील नंबर shall be issued and date of issue of the provisional acknowledgement itself shall be considered as the date of filing of the appeal बेटा, उस दिन ही मानेंगे अपील फाइल हो गई है बेटा। however where the order appealed against is not uploaded on the common portal the appellant shall submit, या तो सबमिट करेगा या अपलोड करेगा सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। जब आपने अपील फाइल करी उसके 7 दिन में आप क्या करेंगे, या तो अपील का कॉपी भेजेंगे, सबमिट करेंगे, या फिर उसको अपलोड करेंगे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। क्लियर? और उसके बाद आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा इंडिकेटिंग अपील नंबर। क्लियर? और ये माना जाएगा कि आपने अपील फाइल करी, पर डेट ऑफ फाइलिंग अपील क्या मानेंगे, जिस दिन आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था वही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील होगा। क्लियर? फर्दर द सेड सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर इज सबमिटेड और अपलोडेड आफ्टर 7 days। तो ऐसे केस में जब आप ये सबमिट करेंगे तब आपको एक फाइनल अपील नंबर मिलेगा और फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उस दिन मानते हैं कि डेट ऑफ फाइलिंग अपील वो थी बेटा आपकी। क्लियर? समझे मेरी बात? तो जिस दिन आपने सबमिट किया या अपलोड किया सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, उस डेट को मानेंगे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील। और क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन, द अपील शैल बी ट्रीटेड इज फाइल्ड ओनली व्हेन द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग फाइनल अपील नंबर इज इश्यूड, अदरवाइज फाइनल अपील फाइल नहीं करी माना ही नहीं जाएगा बेटा। ओके डन। प्लस 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 अपील फाइलिंग फीस दे रखी है, और आपको पता है अपील फाइलिंग फीस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा, याद है? कोर्ट फीस या ट्रिब्यूनल ने कोई फीस चार्ज करी, जीएसटी नहीं है। फीस कितनी बेटा, कोई खास बात नहीं, देख लो बेटा। द फीस फॉर फाइलिंग द अपील और रजिस्ट्रेशन ऑफ द अपील शैल बी ₹1000 फॉर एवरी ₹1 lakh ऑफ द टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व और डिफरेंस इन द टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व और द अमाउंट ऑफ फाइन फी और पेनल्टी डिटरमाइंड इन द ऑर्डर अपील अगेंस्ट। मतलब जितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है, अरे 1 लाख का 1000 इज द फीस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹25,000 एंड मिनिमम ₹5,000 इज द अपील फाइलिंग फीस। फर्दर fees for filing an appeal in respect of an order not involving any demand of tax, interest, fine, fee और penalty shall be ₹5,000। केवल क्लासिफिकेशन का इशू है, कोई इंटरप्रिटेशन का इशू जिसमें अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व नहीं है सर, तो 5,000 इज द अपील फाइलिंग फीस। एंड हाँ, देयर इज नो फीस फॉर एप्लीकेशन मेड फॉर बिफोर द अपील ट्रिब्यूनल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए कोई अपील फीस नहीं है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं बेटा। हाँ है ना भाई? डन। कोई खास बात नहीं। अब सुनो बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया है, पता है क्या होता है? एक बार 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, किसका ला? अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ अपील करने का सिस्टम क्या है बेटा, उसके लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में। तो ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं कर सकता बेटा, बहुत ईजी है पर पढ़ने का बेटा। आओ बच्चों, विड्रॉल ऑफ अपील फाइल टू जीएसटीएटी, जैसा अपीलेट अथॉरिटी के लिए आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वैसा ही पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है। सर अगर किसी एसएससी ने अपील फाइल करी है, अगर किसी एप्लीकेंट ने अपील फाइल करी है और सर उसको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है, तो सर वो अपील को विड्रॉ भी कर सकता है। हो सकता है अपील में एरर है, कोई सही आपने ड्राफ्ट नहीं करी है, वापस से नया ड्राफ्ट करना है आपको अपील, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। अब देखना ध्यान से, द अपीलेंट में एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय जीएसटीएटी, before the issuance of order passed by GSTAT in respect of appeal filed, file an appeal for withdrawal of the said appeal by an application। एक एप्लीकेशन देके withdrawal of appeal के लिए अप्लाई कर सकता है। however where the final acknowledgement has been issued, ध्यान देना बेटा, अभी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला है तो आप अपील विड्रॉल के लिए अप्लाई करो, आपको अपील विड्रॉ हो जाएगी। पर अगर आपको एक बार अपील फाइल करने के बाद अच्छा ऑर्डर पास नहीं हुआ, ऑर्डर फाइल पास हो गया, फिर तो किस बात की विड्रॉ करना बेटा अपील, बात ही खत्म करना। ऑर्डर पास हो गया, अब तो फर्दर अपील करो आप, पर ऑर्डर पास नहीं हुआ है तभी विड्रॉल की बात आएगी। पर अगर आपने अपील फाइल करी और आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है, तो ऐसे केस में फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, तो ऐसे केस में द विड्रॉल ऑफ द सेड अपील वुड बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। आपको जीएसटीटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो पाएगी। एंड सच एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ द अपील शैल बी डिसाइडेड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 15 days ऑफ फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन। 15 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि अपील को विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। अब मान लो विड्रॉ हो गया, अब एप्लीकेंट को फ्रेश अपील फाइल करनी, तो फ्रेश अपील के लिए टाइम लिमिट वही सर, ओरिजिनल जो अपील फाइलिंग टाइम लिमिट होता है 3 महीने का, 3 मंथ प्लस 3 मंथ, और जीएसटी डिपार्टमेंट अगर फाइल करा तो 6 मंथ का टाइम लिमिट। तो ओरिजिनल जिस दिन अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया था या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर आया था, वहां से 3 मंथ प्लस 3 मंथ का टाइम है अगर फ्रेश अपील फाइल करनी तो। विड्रॉल कब क्या हो सकता मतलब नहीं है। फर्दर एनी फ्रेश अपील फाइल्ड बाय द अपीलेंट
पर्सन टू सच विड्रॉल शेल बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 112, दैट इज 3 मंथ प्लस 3 मंथ फॉर एसएससी और 6 मंथ फॉर डिपार्टमेंट इज द केस में बेटा। क्लियर, कोई खास बात नहीं, टफ बात नहीं, इजी बात था बेटा। आइए बच्चों अगला पॉइंट पढ़ते हैं। मस्त पॉइंट है बेटा। हमने सर सेक्शन नंबर 120 पढ़ा हुआ है बच्चों। अब सेक्शन नंबर 120 के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों कि सीबीआईसी के पास पावर है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेक्शन नंबर 120, आप जरूर रेफर करें, ये सर्कुलर बड़ा काम का है। एंड अगेन दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पज। मुझे लगता है कि इसका भी इंपैक्ट होना चाहिए एग्जाम के अंदर। ओके सर, सेक्शन नंबर 120 बोलता है सीबीआईसी के पास पावर है कि वो चाहे तो डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने के लिए एक मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर सकता है। किसके लिए? एसएससी के लिए नहीं बेटा, डिपार्टमेंटल अपील के लिए एक मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर सकता है। ये पावर दे रखा है सेक्शन नंबर 120 के अंदर। और अगर वो मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर दी तो डिपार्टमेंट उस मॉनिटरी लिमिट के नीचे अगर अमाउंट है तो अपील फाइल नहीं करेगा टू द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी। और हाँ, डिपार्टमेंट अगर इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से, इस मॉनिटरी लिमिट की वजह से अगर अपील फाइल नहीं करी तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड कि डिपार्टमेंट ने वो मैटर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर फ्यूचर में कभी अमाउंट बड़ा होता है तो सर एसएससी कैन नॉट कंटेंट की मैटर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था। इवन जीएसटी एटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन का रिगार्ड रखना पड़ेगा। ये मैंने पूरा सेक्शन नंबर 120 आपके लिए रिवाइज करा दिया। अब सर यूजिंग दैट पावर डिपार्टमेंट ने, सीबीआईसी ने मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर दी फॉर द डिपार्टमेंटल अपील। देखना ध्यान से, रिडक्शन इन गवर्नमेंट लिटिगेशन, फिक्सिंग मॉनिटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग अपील्स और एप्लीकेशन बाय द डिपार्टमेंट बिफोर जीएसटीएटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सर्कुलर दे रखा है। सर सीबीआईसी इज फिक्स्ड द फॉलोइंग मॉनिटरी लिमिट्स बिलो विच अपील और एप्लीकेशन और स्पेशल लीव पिटिशन शैल नॉट बी फाइल्ड बाय द सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स। ये एसएससी के लिए नहीं है, ऑफिसर के लिए बेटा। बिफोर जीएसटीएटी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर जीएसटी सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन्स मेंशन इन पैरा नंबर 3 बिलो। वो हम पढ़ेंगे बेटा, कुछ एक्सेप्शन दे रखे उसके बेटा। अपडेट फॉरम जीएसटीएटी, मॉनिटरी लिमिट अमाउंट इन्वॉल्व इन रुपीज 20 लाख। मतलब ये हो गया कि 20 लाख से नीचे अगर अमाउंट हुआ बिलो विच, लिखा ना, बिलो विच अपील और एप्लीकेशन और स्पेशल पिटिशन शैल नॉट बी सबमिटेड बाय द डिपार्टमेंट। तो सर अगर अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स 19 लाख, या लिख देता हूं 19,99,999 तक है, तो सर ध्यान रखना, अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर एसएससी के फेवर में अगर आया तो डिपार्टमेंट इतने अमाउंट तक के डिस्प्यूटेड वाले अमाउंट पर फर्दर जीएसटीटी में अपील फाइल नहीं करेगा। रिविजनरी अथॉरिटी ने अगर आपके फेवर में ऑर्डर दिया, एसएससी के फेवर में ऑर्डर दिया, तो डिपार्टमेंट इतने अमाउंट तक जीएसटीटी के पास नहीं जाएगा। 20 लाख या उसके अबव है तो जाएगा, जा सकता है अगर उसको लगता है कि मेरिट से जहां पे डिपार्टमेंट के फेवर के लिए अपील फाइल करनी चाहिए तो अपील फाइल करेगा। सेम वे हाई कोर्ट के लिए डिपार्टमेंट अपील कितनी? 1 CR, सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 CR। अब सर बात आता है क्या, 20 लाख 1 CR 2 CR। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, प्रैक्टिकल केस बनाना चाहे डिपार्टमेंट तो। अब सर व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर अ केस फॉल्स विद इन द अबव मॉनिटरी लिमिट और नॉट, फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर टू बी कंसिडर्ड। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी गुड पॉइंट अगेन। सर अगर किसी केस में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ इन्वॉल्व है तो सर ये जो अबव मॉनिटरी लिमिट मैंने दिखाई है, इसमें केवल टैक्स के अमाउंट को ही कंसीडर किया जाएगा व्हाइल डिटरमाइनिंग दिस मॉनिटरी लिमिट बेटा। ओनली टैक्स इन डिस्प्यूट। क्लियर? अच्छा मैटर टैक्स का है ही नहीं, केवल पेनल्टी का है, तो पेनल्टी का अमाउंट विल बी कंसीडर्ड। क्लियर? अगर केवल इंटरेस्ट का है, केवल इंटरेस्ट काउंट करेंगे, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी सब कुछ है और टैक्स भी है तो केवल टैक्स। क्लियर? पर अगर टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी सब कुछ है, तो इन सबको ऐड करके फिर देखेंगे कि ये अमाउंट क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब जाके डिपार्टमेंट को पता पड़ेगा कि अपील फाइल करनी कि नहीं करनी इन रेस्पेक्टिव फॉरम्स। क्लियर? सर फर्स्ट देखना, ये मैंने पूरा आपको रिवाइज कर दिया यहां से लेके यहाँ तक पॉइंट बेटा। वेयर द डिस्प्यूट पर्टेन्स टू डिमांड ऑफ टैक्स विथ और विदाउट पेनल्टी एंड और इंटरेस्ट, द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, भले वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो या जीएसटी सेस हो। क्लियर? इन सबको ऐड करके, CSI सब कुछ ऐड करके टैक्स इन डिस्प्यूट जो है उसी को कंसीडर किया जाएगा सर व्हाइल अप्लाइंग फॉर मॉनिटरी लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील। पर अगर अमाउंट केवल और केवल इंटरेस्ट का है तो केवल इंटरेस्ट को काउंट करेंगे। अगर डिस्प्यूट केवल पेनल्टी का है तो डिस्प्यूटेड पेनल्टी का अमाउंट जो है उसको कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस मॉनिटरी लिमिट। अगर अमाउंट केवल और केवल लेट फाइलिंग फी का है तो लेट फाइलिंग फी को कंसीडर करेंगे। पर अगर
सर डिस्प्यूट पर्टेन्स टू डिमांड ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड और लेट फी बट विदाउट इन्वॉल्विंग एनी डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स। तो ऐसे केस में एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी शेल बी कंसिडर्ड व्हाइल अप्लाइंग फॉर मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील। क्लियर, समझे मेरी बात? बहुत अच्छा। कभी एरनेस रिफंड मिल गया तो रिफंड इन डिस्प्यूट जो है बल्कि वो CSI सबका है, वो अमाउंट को देखा जाएगा व्हाइल कंसीडरिंग दिस अबव मॉनेटरी लिमिट। एंड सर मॉनेटरी लिमिट किसका होगा? डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी वगैरह। मतलब मान लो सर 10 लाख का टैक्स इन्वॉल्व था, चलिए 10 लाख नहीं थोड़ा बड़ा अमाउंट कर लेते हैं सर, सपोज 3 करोड़ का टैक्स इन्वॉल्व था, उसमें से सर 1.8 करोड़ का लायबिलिटी एसएससी एक्सेप्ट कर लेता है, तो अमाउंट इन डिस्प्यूट कितना है? 1.2 करोड़ ही है। तो 1.2 करोड़ को हम कंसिडर करके देखेंगे कि क्या करने का। क्लियर, तो अमाउंट इन डिस्प्यूट जो है उसी को कंसिडर करने का व्हाइल डिटरमाइनिंग ये मॉनेटरी लिमिट फॉर डिपार्टमेंट। क्लियर, इन केस ऑफ कंपोजिट ऑर्डर, मान लो कोई एसएससी के केस में 2-3 ऑर्डर थे और इन सबको ऑर्डर को मर्ज करके एक साथ ऑर्डर दिया गया है, तो सब ऑर्डर्स को क्लब करके जो अमाउंट होता है उसके बाद देखेगा डिपार्टमेंट कि ये मॉनेटरी लिमिट क्रॉस हो रही कि नहीं हो रही। ये क्रॉस हो रही तो ही वो अपील फाइल करेगा। 20 लाख या उसके अबव तो GST 1 करोड़ और अबव तो हाई कोर्ट, 2 करोड़ और अबव तो सुप्रीम कोर्ट। सर देखिए ध्यान से पढ़िए, इन अ कंपोजिट ऑर्डर which disposes more than one appeal or demand notice the monetary limit shall be applicable on the total amount of tax, interest, penalty, late fee as the case may be, and not on the amount involved in individual appeal or demand notice. Clear? टैक्स है तो टैक्स पर सारे ऑर्डर का टैक्स मिला के, केवल पेनल्टी तो सारे ऑर्डर का पेनल्टी मिला के बेटा। क्लियर, डन। क्योंकि सिमिलर तरह के मैटर जब होते हैं तब मल्टीपल ऑर्डर के केस में डिपार्टमेंट सिंगल कंपोजिट ऑर्डर भी पास करता है अगर एक ही एसएससी के मल्टीपल ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील चल रही है तो बेटा। क्लियर, तो कंपोजिट ऑर्डर में सबको मर्ज करके फिर देखना। अब देखना है क्या? एक्सक्लूजन, इसके एक्सेप्शन बेटा। अब मालिक एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि दीज आर दी एक्सेप्शन जहां पे अगर अमाउंट इन्वॉल्व, ये मॉनेटरी लिमिट जो मैंने बताई है उससे अगर कम भी हुई तो भी डिपार्टमेंट अपील कर सकता है, वहां डिपार्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। सर फर्स्ट, द मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड अबव शैल बी एप्लीकेबल इन ऑल केसेस except in the following circumstances where the decision to file appeal shall be taken on merits irrespective of the said monetary limits बेटा। monetary limit देखने की जरूरत नहीं बेटा। फर्स्ट, any provision of the CGST Act or SGST Act or UTGST Act or IGST Act or GST compensation to states Act has been held to be ultra vires to the Indian Constitution। अगर कोई provision of the Act को ultra vires the Indian Constitution बताया गया है तो ऐसे केस में अगर डिपार्टमेंट को अपील करना पड़े तो करना पड़े, कोई तकलीफ नहीं है, वहां पे डिपार्टमेंट को मॉनेटरी लिमिट अप्लाई नहीं होगी। सेकंड, अगर मान लो कोई रूल्स या रेगुलेशन बनाए गए हैं विच आर फाउंड टू बी, जैसे अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया या रिविजनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया और उसमें ऑर्डर में लिखा गया कि दीज रूल्स और रेगुलेशंस आर अल्ट्रा वायर्स टू द एक्ट, तो ऐसे केस में अगेन जीएसटी को अपील जब डिपार्टमेंट करेगा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट फॉलोइंग द मॉनेटरी लिमिट्स। Where the rules or regulations made under the CGST Act or SGST Act or UTGST Act or IGST Act or GST Cess Act have been held to be ultra vires the parent act, या फिर any order or notification or instruction or circular issued by government or the board has been held to be ultra vires the CGST Act, SGST Act, UTGST Act मतलब GST सारा एक्ट और रूल्स मेड thereafter। क्लियर, मतलब जहां पे रूल्स की ड्राफ्टिंग को, एक्ट की ड्राफ्टिंग को, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स को ही अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया है। अब उसके अगेंस्ट अगर डिपार्टमेंट को अपील करनी है तो कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी लिमिट्स बेटा। अब सर कई सारे केस होते हैं जो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं बेटा, जो रोज आएंगे सामने, प्लस उसमें इंटरप्रिटेशन लॉ का मैटर इन्वॉल्व है, तो वहां पे भी मॉनेटरी लिमिट को बोल दिया कि देखने की जरूरत नहीं, डिपार्टमेंट फर्दर अपील कर सकता है, वरना रिपीटेटिव केस में बहुत झगड़े और बढ़ जाएंगे इसकी वजह से अगर डिपार्टमेंट ने फर्दर अपील नहीं करी तो। पढ़ना, वेयर द मैटर इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज HSN कोड के लिए, refunds, place of supply or any other issue which is recurring in nature and or involves interpretation of the provisions of the act or rules made thereunder or notifications or circulars or order or instruction etc। क्लियर, जो रिपीटेटिव इन नेचर है एंड जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है वहां पर डिपार्टमेंट विदाउट फॉलोइंग द मॉनेटरी लिमिट वो फर्दर अपील कर सकता है इन द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज। फिर वेयर स्ट्रिक्चर or adverse comment have been passed and or cost has been imposed against the government department or their officers। इज्जत की बात आ गई ना यार, और कुछ भी करने का पर ईगो हर्ट नहीं करने का। या फिर
any other case or class of case where in the opinion of the board it is necessary to contest in the interest of justice or revenue, तो ऐसे केस में बोर्ड नोटिफाई कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है कि इन केसेस में फर्दर अपील करिए विदाउट फॉलोइंग द मॉनिटरी लिमिट। बेटा क्लियर, डन। ये मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिए है। ओके, अब सर ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओ भाई मान लो किसी केस में अमाउंट इन्वॉल्व 5 करोड़ था और ऑर्डर आया एसएससी के फेवर में, तो क्या जबरदस्ती डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा क्या? नहीं ना, मॉनिटरी लिमिट से ज्यादा अमाउंट है, डजंट मीन कि हर केस में अपील फाइल करनी है भाई, केस की मेरिट्स देखना है, उसके बाद अपील फाइल करनी है। पढ़ो, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट एन अपील शुड नॉट बी फाइल्ड merely because the disputed amount of tax involved in a case exceeds the monetary limit fixed above। बेटा अमाउंट बड़ा है, इसका मतलब क्या अपील फाइल कर दो क्या? फाइलिंग ऑफ अपील इन सच अ केस इज टू बी डिसाइडेड ऑन merits of the case. The officers concerned shall keep in mind the overall objective of reducing the unnecessary litigation। बेटा unnecessary appeal file नहीं करनी है, and providing certainty to the taxpayers on their tax assessment while taking a decision regarding filing an appeal। क्लियर कि एसएससी को सर्टेनिटी होनी चाहिए कि मेरा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है, मेरे लिए ये टैक्स एप्लीकेबल है, जबरदस्ती अपील फाइल करके लिटिगेशन नहीं बढ़ाने हैं। क्लियर, भले अमाउंट बढ़ा तो क्या हो गया बेटा। नाउ लास्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा, वही रिपीट किया जो एक्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मानो इन अबव मॉनिटरी लिमिट की वजह से डिपार्टमेंट ने अपील फाइल नहीं करी, इट डजंट मीन कि डिपार्टमेंट ने मैटर एक्सेप्ट कर लिया है, वो तो ठीक है, मॉनिटरी लिमिट की वजह से हमने अपील फाइल नहीं करी। पढ़ो, इन केसेस वेयर इट इज डिसाइडेड नॉट टू फाइल अपील इन पर्संस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, such cases shall not have any precedent value. In such cases, the reviewing authorities shall specifically record that even though the decision is not acceptable, appeal is not being filed as the amount involved is less than the monetary limit fixed by the board। इसलिए हमने फर्दर अपील नहीं करी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने मैटर एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इस केस को कहीं और रेफर मत करना आप। क्लियर, केस को रेफर करता ना वैसे इसको रेफर मत करिएगा, हमने फर्दर अपील नहीं करी क्योंकि अमाउंट कम था इसलिए। क्लियर, डन। ये मॉनिटरी इंस्ट्रक्शंस इस तरह से इश्यू हो गए बेटा सेक्शन 120 के अंदर, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। एक होता है प्रैक्टिकल सिनेरियो बना के दे दे बेटा आपको, एक होता है न्यूमेरिकल केस बना के दे दे आपको बेटा, जिसके अंदर बोल दे क्या, एक एसएससी है, उसने जीएसटीटी में अपील फाइल करी है, जीएसटीटी में अपील फाइल जो करी है उसमें अमाउंट टैक्स का इतना था, इंटरेस्ट का इतना था, पेनल्टी का इतना था, लेट फाइलिंग फी का इतना था सर, और उसमें जो डिपार्टमेंट अपील फाइल अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है वो एसएससी के फेवर में पास किया, जिसमें इतना अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट उसके फेवर में है, इतना अमाउंट ऑफ टैक्स अभी भी एसएससी रिकवरेबल है। अब फर्दर अब सर अब एसएससी जो टैक्स पेबल है वो एक्सेप्ट कर लेता है बेटा, पर जो ऑर्डर उसके फेवर में आया वो अमाउंट ऑफ टैक्स जो था, अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट जो एसएससी के फेवर में ऑर्डर आया वो था मान लो 50 लाख रुपए का, क्या डिपार्टमेंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट फर्दर अपील फाइल कर सकता है क्या? तो वहां देखना है क्या अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील फाइल होती है कहाँ, जीएसटीटी। अब जीएसटीटी के लिए डिपार्टमेंट की मॉनिटरी लिमिट कितनी बेटा सर 20 लाख या अबव होगा तो डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है। वहां अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट जो एसएससी के फेवर में था वो कितना था बेटा 50 लाख रुपये था, यस अपील फाइल कर सकता है, केवल टैक्स देखना है। उसमें टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी अलग अलग अमाउंट दे रखे हैं, तो केवल टैक्स निकाल के देखना बेटा आप। व्हाट वुड हैव बीन योर के आंसर इन द अबव क्वेश्चन, अगर अमाउंट केवल अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट केवल इंटरेस्ट का होता है या पेनल्टी का होता है तो केवल पेनल्टी काउंट करते बेटा हम लोग, हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात आप। इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी का है पर टैक्स का नहीं, तो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी ऐड करो फिर देखो अमाउंट क्रॉस करा कि नहीं कर रहा बेटा। दिस इज हाउ सर इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पज। ओके बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में काम का, मैं क्यों बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में काम का बेटा। ओके आइए बच्चों, सर पेनल्टीज ऑफेंसेस पेनल्टीज में एक सेक्शन ऐड किया है सेक्शन 122A, कोई खास नहीं है सर। टॉबैको खाते होंगे ना बेटा, अब तो पान मसाला गुटखा, हाँ देख रहा ना विनोद, क्लियर सर। तो इनके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर दिया जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको बोल दिया कि जितनी मशीन्स तुम्हारी फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड है उन मशीन का आपको जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पर जिसने मशीन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जीएसटी पोर्टल पे उनके लिए पेनल्टी प्रोविजन से ये सेक्शन 122A में दे रखे है बेटा। जब पढ़ लेते हैं पर लॉजिक समझिए, एक्चुअली क्या होता है, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स पान मसाला गुटखा मैन्युफैक्चरर्स में क्या होता है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, एक्चुअल सेल ज्यादा करते हैं, पर ऑन रिकॉर्ड दिखाते बहुत कम है बेटा। तो उस चक्कर में डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया कि जितनी मशीन इंस्टॉल्ड है उतना रजिस्ट्रेशन कराओ अपनी फैक्ट्री अपना जीएसटी पोर्टल पे, उससे हम डिटरमाइन कर लेंगे कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था और कितना आपने दिखाया है। तो कंट्रोलिंग मेजर लगा रखा है उन लोगों के लिए बेटा। तो उसके लिए अगर मशीन का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया तो पेनल्टी दे रखी बेटा, पढ़ना।
notwithstanding anything contained in this act, where any person who is engaged in the manufacture of the goods in respect of which any special procedure relating to registration of the machines has been notified under section number 148. अब स्पेशल प्रोसीजर रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन हैज बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 148. वो 8% टोबैको मैन्युफैक्चर, टोबैको, पान मसाला, गुटखा एटसेट्रा मैन्युफैक्चरर्स के लिए दे रखी बेटा. इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेड स्पेशल प्रोसीजर, ही शैल, in addition to any penalty that is paid or is payable by him, be liable to pay a penalty equal to an amount of rupees 1 lakh for every such machine not so registered. हर मशीन, ईच मशीन के लिए 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी है जो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया. क्लियर. इन एडिशन टू द पेनल्टी अंडर सबसेक्शन नंबर 1, every machine not so registered shall also be liable for seizure and confiscation. पर जिस दिन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने ये पेनल्टी पे कर दी तो कॉन्फिस्केशन नहीं करेंगे. पढ़ो. However, such machines shall not be confiscated where the penalty so imposed is paid and the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within 3 days. Sorry, मैंने 30 दिन बोल दिया. Sorry, within 3 days of the receipt of communication of the order of penalty. जिस दिन order of penalty आपको communicate करी गई उसके 3 दिन में अगर आपने मशीन का रजिस्ट्रेशन करा दिया और पेनल्टी का अमाउंट पे कर दिया तो ऐसे केस में मशीन को कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे, वरना मशीन भी गई भाई साहब. क्लियर. 1 लाख रुपए ईच मशीन का पेनल्टी है बेटा इन पर. ओके डन. अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बेटा. ओके चलिए सरकार. और नॉर्मल पेनल्टी जो टैक्स एविजन में लगती है वो तो ही है सर. अगर आपने सप्लाई किया और उसको डिक्लेयर नहीं किया, बिल इश्यू नहीं किए, तो ऐसे केस में वो नॉर्मल पेनल्टी जो सेक्शन नंबर 122 की वो तो ही है. ये मशीन को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की पर मशीन रुपीज 1 लाख इज द पेनल्टी इन एडिशन टू नॉर्मल पेनल्टी बेटा. क्लियर. प्लस मशीन इज ऑल्सो लायबल फॉर सीजर एंड कॉन्फिस्केशन, पर वो सीजर कॉन्फिस्केशन नहीं करेंगे अगर आपने पेनल्टी का अमाउंट पे कर दिया है एंड ऑर्डर आने के 3 दिन के अंदर आपने मशीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बेटा. ओके चलिए सरकार. अच्छा, एक और रूल नंबर 163 में जीएसटीआर 1 रेफर हुआ था तो एज अमेंडेड इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 है इफ एनी. कोई खास बात नहीं. फिर सर आइए, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि अभी पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज द एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या बोल दिया? द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया शैल नॉट एक्सेप्ट एनी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल 2025. 1 अप्रैल 2025 के बाद ये कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर एग्जामिनेशन अंडर एंटी प्रॉफिटिंग. अब 1 अक्टूबर 2024 से द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड द प्रिंसिपल बेंच ऑफ GST हम पढ़ चुके बेटा टू एग्जामिन वेदर ITC अवेल्ड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन और रिडक्शन इन दी टैक्स रेट हैव एक्चुअली रिजल्टेड इन commensurate reduction of the price of the goods or service or both supplied by him. कुल मिला के एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया 1 अक्टूबर 2024 से किसको? प्रिंसिपल बेंच ऑफ GST को बेटा. ओके. एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी अभी एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है, पर 1 अप्रैल 2025 से वो कोई भी एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे. क्लियर. डन. कोई खास बात नहीं सर. ये GST के सारे अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं. अब सर हम लेक्चर को यही रोकते हैं बेटा. एंड सर अगले लेक्चर से कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो अमेंडमेंट्स है वो भी हम कवर कर लेंगे. पर बच्चों आई होप मजा आया होगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा. अच्छा, कोई टेंशन वाले पॉइंट नहीं है, मस्त पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है. नो अमेंडमेंट ज्यादा है पर सर लोड लेने वाली बात नहीं, क्योंकि टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है बेटा. क्लियर. पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. मिलते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए जिसके अंदर हम कस्टम और FTP के भी अमेंडमेंट्स कवर कर लेंगे. जय हिंद, जय भारत. एंड सर मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट. लव यू लॉट. सर ध्यान रखिए, इस बार अगर आपने ताकत पूरी लगा दी तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी बेटा. ऑल द बेस्ट. मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. और मजा अगर आ गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे. माहौल जब होता शानदार. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. लव यू लॉट.